पब्लिक वेरिएबल भी ले ली और प्राइवेट भी। इसका ये ऑब्जेक्ट बनाया था, 3 ऑब्जेक्ट बनाए इससे। सही। ये फंक्शन बनाया, जो मैंने ये पूछना है, ये क्लास में जो भी फंक्शन बनाए वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा भाई, वैसे कॉल नहीं होगा नहीं खाली, नहीं, वैसे कैसे कॉल कर लोगे उसको, वैसे कॉल जिस नहीं तरह कर सिर्फ सकते। ये लिख के आगे सेमीकोलन डाल। नहीं, क्लास में जो होगा वो किसी ना किसी जो ऑब्जेक्ट के हाँ साथ। बिल्कुल, जो कि आपकी क्लास में जिसमें करना है तो उससे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बना के उसके जो फंक्शन है फिर उसमें अवेलेबल हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी यूज़ कर लो, जाके कोई भी इसका कोई भी फंक्शन आप यूज़ कर लो उसके साथ। लेकिन डायरेक्ट कॉल आप किसी को नहीं मारते, आप बेसिकली दिखने में ये फंक्शन लग रहा है कि ये फंक्शन है, मैं डायरेक्ट इसको कॉल मार सकता हूँ बेसिकली, लेकिन वो फैटल एरर दे देगा आपको, कहेगा कि ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे पास, क्या आप इसके डायरेक्ट इसके एक्सेस नहीं कर क्लास में सकते। जो भी फंक्शन होगा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ वो कॉल ऑब्जेक्ट के होगा। साथ कॉल होगा, ऐसे क्लासेस कभी भी नहीं कॉल होती। ये फंक्शन है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल, ये 1 है 2 है 3 है, किसी के साथ भी कॉल कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप तो कॉल ये करेंगे। $दिस नेम जो लिखा हुआ, हम्म जो जो ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच होगा उसका हम्म, नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने पूछना है ये। अगर वो आपका प्राइवेट नहीं है वेरिएबल, अगर वेरिएबल प्राइवेट है तो ये बाहर एक्सेस नहीं होगा वो आपका, हाँ वो जी। ऊपर जो उसकी वैल्यू होगी जो फंक्शन के अंदर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे बाहर उसे हम जा ही नहीं सकते क्लास के हाँ बाहर। जी, ये तो पब्लिक है ना वेरिएबल, हम्म, तो वही सिर्फ बाइट। वही यूज़ हो रहे होंगे, बाकी अगर वैसे फाइंड करने की कोशिश करोगे वो एरर दे देगा। ये देखें जैसे ये एम्प्लॉई 2 और 3 के दोनों को दिया हुआ है दूसरा फंक्शन, हम्म, तो इसका नाम जो है इधर है, ये अली मुश्तबा इसका नाम। बिल्कुल अली मुश्बा आ जाएगा तो इसके इधर अंदर। 1 मिनट ये शो करके दिया। कितना नाम आता है भाई के नाम से, कितना नाम है? ये फर्स्ट नाम है। ये देखिए, हम्म, ये थर्ड को दिया, बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ था एम्प्लॉई 2 इज डैश, आगे नेम आ जाएगा। बिल्कुल। सेकंड और थर्ड दोनों को ये दिया था, तो उसमें दोनों को उसका सिर्फ नाम चेंज हो गया, उसका नाम वहाँ आ गया थर्ड का हम्म, और सेकंड का हाँ बस यहाँ। नाम ये चेंज मैं होगा। पूछ रहा था। वो बेसिकली अंदर का जो आपका जो चीज़ है ना, ये स्टैटिक है ना सारी की सारी, M2 भी स्टैटिक है, हाँ जी। ही इज़ द, और बाकी अंदर का सारा जिम स्टैटिक है, वो इसमें एज इट इज़ ही रहेगा। इसके अंदर जो चीज़ चेंज होगी वो जस्ट वेरिएबल्स चेंज होंगे, जस्ट वेरिएबल के नेम चेंज इसके होते साथ रहेंगे, अगर ऑब्जेक्ट 3 लगा है तो उसमें जो नाम आएगा वो यहाँ पे आ वो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा। बस ये नहीं चेंज होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा किसी सूरत भी। इसका थोड़ा ये समझा दें, ये जो ये रीडायरेक्ट होता है इसमें। क्या? नहीं, ये रिडक्ट नहीं होता। जैसे ही हम किसी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उसके सारे फंक्शन उसके अवेलेबल हो जाते हैं अंदर, ये बात मैं आपको कल बताई थी। हाँ जी। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर अवेलेबल हो गए हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, अब देखें $M3 है, अब उसके अंदर नेम भी पड़ा हुआ है। हमने नेम कहाँ डिफाइन किया है इसका, M3 का ऊपर, ये $F3 हाइफन नेम अली मुश्तबा, ठीक है, अली मुश्तबा इसके अंदर अवेलेबल है, ऐसा ही है जी। अली मुश्तबा। जब आप यहाँ जाते हो, इसके होंडा का जो फंक्शन है बना हुआ है, ये वाला फंक्शन है, होंडा का जो फंक्शन बना हुआ है, अब वो क्या करता है, अब ये जो वेरिएबल है ये इसके अंदर अवेलेबल है, यहाँ पड़ा हुआ है, ये चीज़ तो आपने चेंज ही नहीं की। हाँ ये तो वैसे ही आ जाएगा, मैं सिर्फ ये $दिस नेम का पूछ। हाँ, दिस नेम बेसिकली क्या है, दिस नेम यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो नेम है ना वो लेके आना है। इस ऑब्जेक्ट का नेम आपने क्या सेट किया है,
जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ ये ऐड होगा उस ऑब्जेक्ट का नेम आ उस ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा। बेसिकली दिस हाइफन नेम यही कहता है कि इस ऑब्जेक्ट का नाम या इस ऑब्जेक्ट की एज या इस ऑब्जेक्ट का कलर, ये ऑब्जेक्ट करंटली सिलेक्टेड है ना, इस ऑब्जेक्ट का करना है आपने काम, ना कि किसी और ऑब्जेक्ट का। अगर किसी और ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी और को करूँ तो कैसे करेगा, वो कोई भी नहीं पकड़ेगा अगर डिस ना लगाऊँ मैं इसके अंदर, तो पता नहीं है कि मैंने पकड़ना किसका है बेसिकली। तो डिस इज रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम बैठे हुए हैं उसका लेके आना है। तो अब जब वो इसके पास आता है ना, मुश्तबा के पास, यहाँ पे M3 के पास, ये यहाँ पे, तो वो अब ये दिस जो है वो एम्प के लिए है, क्योंकि कॉल कहाँ से आ रही है, अब इसको फंक्शन कॉल उसको क्लास को M3 के पास से कॉल आ रही है बेसिकली। तो वो M3 के पास जब कॉल आती है तो वो M3 की जो आपने वेरिएबल की जो वैल्यू दी हुई है ना, वो उनको देखता है क्या क्या दी हुई है, वो उनको वैल्यू को रीड करता है और वहाँ जाकर उस फंक्शन के अंदर जो आपके ऊपर वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं उनको असाइन कर देता है। ये बेसिकली इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है कि इसको मिलती कहाँ से, वहाँ से नहीं मिलती, इसको मिलती जिस ऑब्जेक्ट बन गया उस ऑब्जेक्ट में वो चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। फंक्शन बनना $दिस मीन्स के जो ऑब्जेक्ट इसके साथ रिलेट होगा उसका नाम आता है। ये इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज बेसिकली, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये वेरिएबल है ना, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं बेसिकली। आप क्लासेस में अगर जाएंगे ना तो ये प्रॉपर्टीज रहती हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं और वो मेथड्स हैं, फंक्शंस को मेथड्स भी कहते हैं हम लोग, तो वो मेथड्स हैं। तो जैसे आप डिफाइन करते हो वो, तो उस प्रॉपर्टीज को ज़्यादा विजिबल हो जाता है वो वाला नेम, उसका वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उस प्रॉपर्टी को ज़्यादा असाइन हो जाती है। तो वो उसके लिए फिर मुश्किल नहीं होती कि मेरे पास किसकी चीज़ आ रही है किसकी चीज़ नहीं आ रही है, हम बकायदा उसे बता के भेजते हैं। M3 है जो उसकी एज 22 है, वो उसे अवेलेबल हो जाती है वहाँ पे। उसको इस तरह लिख के चलें, इस तरह वो से कॉन्सेप्ट लिख दिए, जब आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि किस तरह से करना है। क्या करते हैं, क्लास यूज़र की, एक यूज़र की क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर में से कहते हैं कि आप ऐसा करो, $, बल्कि पब्लिक नेम $PUBLIC पब्लिक, अच्छा वो लग गया, पेज और पब्लिक एज PUBLIC पब्लिक, और क्या होता है GENDER जेंडर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूँ एक फंक्शन क्लियर करते हैं तो पब्लिक से PUBLIC पब्लिक फंक्शन, इसे हम कह देते हैं माय क्लास। माय क्लास में इन्फो कर देते हैं, ठीक हो गया। फंक्शन है, रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ, फंक्शन रिटर्न करते हैं ना, नॉर्मल फंक्शन जैसे ही काम वही करते हैं, बस कॉल करने का तरीका अलग है। पहले कॉल तो वो तो रिटर्न नहीं कर रहा। हाँ वो सिंपल मैंने पहले बताया था, इको करा, जो आपने बताया था दो तरह के। हाँ रिटर्न करते हैं, वो रिटर्न नहीं करते, तो वो सिंपली अब आपको क्या कर रहा है, वो रिटर्न करवा रहे हो आप। रिटर्न और इको बात एक ही है। और इको क्या करता है बेसिकली, जिस फंक्शन में आप होते हैं ना उसी में उसकी इको करवा देता है चीज़ को। रिटर्न क्या करता है, जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है ना, वो जो उसकी आउटपुट होती है ना, बेसिकली जो इको है वो आउटपुट दे रहा होता है ना, तो रिटर्न क्या करता है, आपको जो आउटपुट आ रही होती है वो रिटर्न में रखता है, और जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है ना उसको पास कर देता है। आप वहाँ पर लिखो कराओगे तो वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने उसे कॉल कहाँ करवाना है, जहाँ पर रिटर्न करो जहाँ से कॉल कर रहे हो वहाँ पे से वहाँ से कॉल उसको आउटपुट दिखानी है, या फिर जब फंक्शन बना वहीं पे उसको आउटपुट दे देनी है। तो डिपेंड ऑन यू और जो लॉजिक। रिटर्न यहीं पे देगा, अभी रिटर्न देगा ना, जहाँ से मैं कॉल करूँगा उसको रिटर्न मिलेगा, यानी कि रिटर्न में जो वैल्यू आ रही है वो उसको मिलेगी जहाँ से वो फंक्शन कॉल होगा ये वाला।
मैं दिखाता हूँ THNK थैंक यू, और ये क्या हो गया, थैंक यू लिखा था तो ये बाकी इसको लिखते ये क्या सीन है, ये पैड पे लग टच पैड। हाँ हाँ अच्छा वो यहाँ लग जाता है। थैंक यू $, दिस हाफ ग्रेटर देन नेम, ठीक हो गया। थैंक यू नेम, यूर एज इज $, हाइफन ग्रेटर देन एज, नो दो क्या हो रहा है, सिंपल है बिल्कुल ही, कल हुआ था काम, हुआ था काम हो रहा है वापसी, एंड जी एंड योर जेंडर इज $, हाइफन ग्रेटर देन जी एंड योर जेंडर, ये डन होगा इसके पास, ठीक है। अब यह है, मैं अगर इसे इको कराऊँ तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना, या होगा क्या चीज़ है? ये फंक्शन नहीं ऐसे होंगी। अभी तो था ना, ऐसे नहीं होता, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या था, न्यू और क्लास का नाम यूज़र, अब डॉलर, अब यहाँ से इको होगा $यूज़र हाइफन ग्रेटर देन INFO इन्फो, कंट्रोल एस, आउटपुट क्या होगी बेसिकली इसकी, वो सिर्फ वो थैंक यू प्रिंट करवाएगा, नेम वगैरह कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली यही चलेगा। टेस्ट 1 2 के अंदर इसम कर सकते हैं EXT extend डॉट, ठीक है। इस चीज़ को पक्का याद कर लो कि ये जो चीज़ है ना समझ की बेसिकली, कि जो ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल को वैल्यू साइन करते हैं वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें नेम, एज, जेंडर है, तीन हमारे पास मेथड वो है प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें तीनों को असाइन कर दिया, और एक ऑब्जेक्ट बनाया उसमें दो को वैल्यू साइन कर दी, यानी कि नेम और एज को कर दिया, जेंडर हमने यूज़ ही नहीं किया, तो वो जेंडर वहाँ पे वो एम्प्टी आएगा, वहाँ पे अवेलेबल होगा क्योंकि आपने वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वो क्या होगा, एम्प्टी आएगा, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, जस्ट उसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी और ऑब्जेक्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है। फोल्डर भी चाहिए, test12/ex.php वो कह रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी यूज़र यूज़ कर ली, इसको यूज़ कर लिया, फंक्शन ऐसे कर देता है। थैंक यू, योर एज इज एंड जेंडर इज व्हाट कुछ नहीं आएगा अगर डिफाइन नहीं किया हुआ। हम अगर ऐसा करें इसको PUBLIC पब्लिक CTION फंक्शन अंडरस्कोर CONSTRUCT, ये कंस्ट्रक्टर है आपका। कंस्ट्रक्टर को जब भी मैन डिफाइन करना हो, सही है, हाँ जी, उसकी डिक्लेयर जब भी डिक्लेयर करना हो ना, डिफाइन सॉरी डिक्लेयर करना हो, ऐसे डिक्लेयर होगा। पब्लिक फंक्शन एज इट इज रहेगा, डबल अंडरस्कोर के साथ कंस्ट्रक्ट कॉल होता है। सी का भी ये स्ट्रक्चर सिंटेक्स है, सी के अंदर भी सेम सिनेरियो में कॉल होता है, सी प्लस प्लस में। यहाँ एक अब कंस्ट्रक्टर का मकसद क्या है बेसिकली, अभी इस पर बात होगी। पहले जब भी ये क्लास में कॉल होना है ना, अब इस क्लास में कॉल हुई है ना, यहाँ पे मैं इसको एक कराऊँ, ये यूज़र इन्फो, जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूँगा ना, ये एक्सेस नहीं होगा मुझे। कंस्ट्रक्टर अगर लिखा हुआ है ना, तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल क्लास होना है ना, कॉल होना है, ये चल पड़ेगा। जो कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है ना,
कंट्रोल शो हो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं उसे बताने की कि ये चलाना है, ये चीज़ चलानी है, वो ऑटोमेटिकली चलाएगा। इधर कॉल करते हैं जो भी अंदर हो वो वो ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन ये नहीं, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ कॉपी एको और डॉलर साइन डील हाइफन ग्रेटर देन आई एन एफ ओ इन्फो का फंक्शन, तो यहाँ पे कॉल होएगा, हो जाएगा ऑटोमेटिकली कॉल होगा। देखो होगा क्या, जब कंपाइलर रीड करेगा फंक्शन तो नीचे डिफाइन है, ऊपर किस तरह कॉल? इसमें कोई सीन नहीं है ऐसा, जेके में भी ऐसा कोई सीन नहीं होता। ठीक है, वो इसे कॉल करेगा कि कंस्ट्रक्टर है ना, बेसिकली कंस्ट्रक्टर सबसे टॉप पे डिफाइन होता है। कंस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर होता है। डिस्ट्रक्टर भी इसके नीचे ही डिफाइन हो जाता है। हालांकि डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, जो सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना क्लास के अंदर, उस सबको तबाह कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना। ठीक है, हालांकि वो इसके बाद ही डिफाइन होता है, तो फिर वो बाकी जो सब डिफाइन हुआ वो उसको क्यों नहीं करता? हालांकि नीचे फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, वो उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्टर में डिफाइन की गई है, लेकिन वो उसे नहीं करेगा। अगर डिस्ट्रक्टर सारा डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर कंस्ट्रक्टर लगाने की क्या जरूरत है? कंस्ट्रक्टर पहले जो काम देखो, अब हाँ इसका मकसद देखो क्या है। कंस्ट्रक्टर बना, कंस्ट्रक्टर ने वेरिएबल बनाए, उसके अंदर मेमोरीज वगैरह उसने यूज़ की। एक जब वेरिएबल में एक वैल्यू साइन करते हैं, मेमोरी यूज़ कर लेता है, वो कंज्यूम कर लेता है। अब सारा काम हमारा ख़त्म हो गया। अब डिस्ट्रक्टर ने क्या करना है, वो जो मेमोरी उसने यूज़ की थी ना, उस वेरिएबल ने जो जगह जो घेरी हुई थी, वो सारी की सारी रिलीज़ करेगा, उन सबको ख़त्म करेगा, वो जगह हमारी फ्री। ये बचाने के लिए ये यूज़ होती है बेसिकली। आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा हैंडी जो चीज़ होती है इसमें, वो होती है वहाँ पे यूज़ होती हैं ये आपकी डेस्कटॉप में होती है। जब C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ आपका स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। वहाँ तो आपने एक एक जो होता है ना बिट, वो बचाना पड़ता है, एक एक बिट तक, क्योंकि विंडो एक रैम की मेमोरी यूज़ होती है और डिस्क स्पेस होती है, वो यूज़ वाली होती है। तो इन चीज़ों की जैसे वो कॉल होता है, उसका काम खत्म हुआ, वो सारी मेमोरी फ्री करेगा फ़ौरन ही। ये काम करता है कंस्ट्रक्टर, और ये फ़ौरन ही कॉल होगा। अब यहाँ पे ये इसको कैसे कॉल कर देगा फ़ौरन? अब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर चला, हम बेसिकली करते क्या है, इसको खुद कॉल मारते हैं, नहीं तो उसे पता नहीं मैंने कॉल करना है। जब एक चीज़ से चलना ही खुद पे खुद ही है, फिर उसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो उन्हें खुद ही कॉल करेगी, खुद ही सब कुछ करेगी इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली चलेगा इसके अंदर। फिलहाल भी जो पर्पज़ है हम उस पर लेके चलते हैं। वो तरीका बताना था, मैंने आपको क्वेश्चन था, उसका आंसर दिया मैंने आपको उसी टाइम। फॉर एग्जाम्पल डॉलर साइन दिस हाइफन ग्रेटर देन, यार ये तो डॉलर जो है ना ये घूम जाता है बार बार। आज के ऑफिस में बेला में दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है बेला बैठने से। तो यार वो टास्क मिला था, वो टेस्ट दिन का था, वो 3-4 दिन में कंप्लीट हो गया। मैं क्या करता, बैठा रहा फिर स्कूल से। तो उन्हें बताया होगा अभी कर दो। हाँ उन्हें बताया हुआ भाई अभी चल रहा है, मैं भी बताऊँगा काम खत्म हो गया मेरा। लेकिन बता दो तो क्या कर लेंगे, वो मुझे टास्क दे देंगे कोई सा, होगा तो देंगे ना। अब मेरा नेम हो गया, ये नेम आ गया इसके अंदर, डॉलर साइन दिस हाइफन ग्रेटर देन एज आ गई, ये आ गई। छुपाने के लिए क्या बात है, हम लोग लड़के लोग ही हैं यार, लड़कियाँ छुपाती है इसको। दिस हाइफन ग्रेटर देन, अच्छा GEND यार जेंडर इक्वल टू MALE। वो ऑफिस में MAL ये लिख के ना मेल करके, वो मेल की स्पेलिंग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑफिस में उसी मेल का ही काम होता है, वो तो कुछ नहीं होता। अब ये सब चीज़ बन चुकी हैं। अगर आप इसमें कॉल करो ना, ये सारे इधर भी डॉलर साइन दिस ये ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। अब तो दिस इसलिए लगा रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि उस अपने ही क्लास के जो उसने यूज़ करने हैं वो चीज़ें, तो यहाँ इसलिए लगाते हैं कि उसे बताते हैं कि आपने इस वाले ऑब्जेक्ट को देनी है या नहीं। अगर हम उसे बताएंगे नहीं कि इस वाले ऑब्जेक्ट को देना है, तो क्लास तो कंफ्यूज रहेगी और पैटर्न एरर देगा कि मैंने लगाना किस वाले को, मुझे तो यही नहीं पता। उसे जाना किस रास्ते से, रास्ता नहीं पता, तो वो कैसे जाएगा, घूम जाएगा ना। बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे है।
उसे पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ पे है, तो वो सारी बात है वो फेडरल एरर देगा, मुझे पता नहीं मैंने जाना कहाँ है। इसलिए यहाँ पे इसे बताना पड़ता है कि आपने इस ऑब्जेक्ट के इस फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे इसे पता बताया सब कुछ है। अभी ओवरराइड हो जाता है, अगर मैं इसे यहाँ से उठाऊँ, यूज़र हाइफन ग्रेटर देन नेम इक्वल टू ADNAN अदनान KH अदनान खान, ठीक है। हमारे ऑफिस में से अदनान खान शेरवानी, बड़ा नाइस पर्सन था वो। और ऐड हो गया ना, सिंपल PHP वाला काम है ना। PHP में क्या होता है, डॉलर साइन, सिंपल PHP नहीं है बिलाल, डॉलर साइन अदनान। अब क्या होगा, आउटपुट क्या होगी इसकी, अदनान होगी ना। पहले क्या करता है वो, ऊपर से आता है बिलाल में पड़ता है, नीचे आता है, ऑब्जेक्ट पास हो रहा होता है, वापस जाता है, इसको इससे अदनान खान को बिलाल मुगल से रिप्लेस कर देता है। यही काम, ये जो काम हो रहा है ना, यही काम ये है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, वैसे नॉर्मल सा है ये चीज़। तो एक कि जो चीज़ PHP में होती है ओवरराइड हो गई ना, वो बेसिकली नीचे से डिफाइन करें दोबारा से, तो वो पहली चीज़ ओवरराइड हो गई है। ये थोड़ा ये कंस्ट्रक्टर का समझा दीजिए, इसमें किस तरह होता है? कंस्ट्रक्टर जब भी क्लास में चलना है ना, तो उसके साथ तो कॉल होना ही होना है इन एवरी कंडीशन। एक बार डिफाइन अगर हो गया तो वो रुकेगा नहीं, इसलिए कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ ही होगा। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यूज़र ने कोई इनपुट नहीं दी अपने पास से, ठीक है। यहाँ पे अगर ये चीज़ ना हो तो आउटपुट कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इसलिए कॉल हुआ, मैंने उसे बताया कि अगर यूज़र कोई चीज़ सेंड करता है ना, तो उसे खुद से बता दो कि आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक है। वो खुद उसे आउटपुट दे देगा, वो बता देगा। यूज़र को जब पता चल जाएगा अच्छा यार मैंने ये चीज़ें करनी है, तब मैंने ये करना है, वो फिर नीचे जाएगा, वो आके आउटपुट देगा। फिर जो कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल जो चीज़ें हैं ना, वो ऑटोमेटिक वो हो जाएंगी, ओवरराइड हो जाएगी। अब दिस नेम क्या कर रहा है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो है ना, इसी को ही आ रहा है। जो कुछ राइट होता है ना अगर ऑब्जेक्ट में, वो इसी पे राइट हो रहा है जाके। इधर ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा है, इधर ये क्लास में आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसी के अंदर पड़ी हुई है ना, इस वेरिएबल में आ गई हैं। अब पहले ये था, दिस था, अब जिसकी जगह किसने रिप्लेस कर दी, इस ऑब्जेक्ट ने, यूज़र ने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, उस ऑब्जेक्ट ने डॉलर जिसको रिप्लेस कर दिया बेसिकली। अब आप यहाँ डॉलर चीज़ें लगा सकते हैं, बताने के लिए डॉलर चीज़ लगाएंगे, उसको बताएंगे PHP के डॉलर चीज़ क्या चीज़ है, ये है फंक्शन, उसके बाद भी है। ये इस तरह से होता है कॉल्स के अंदर। अब और लास्ट में के 3 ऑब्जेक्ट में, तीनों के अलग अलग नाम हैं। हाँ, तो इधर वो क्लास में ही नाम दे दिए, और फिर इधर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। अलग अलग नाम कैसे देंगे, नाम तो एक बार पे देंगे। लास्ट जो आपने करवाया था उसमें 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, हर एक का अलग अलग नेम डिफाइन किया। बिल्कुल ऐसा ही किया था मैंने, ऑब्जेक्ट ऐसा ही है। तो इधर ये जो नेम है ये क्लास को मिलते हैं, बिल्कुल, और वो वही इसमें आ गए, इसीलिए वही। हाँ, वो बेसिकली क्या करता है, पहले यूँ चलता है ना PHP कंपाइलर, ऊपर से नीचे हाँ जी। कोड पढ़ के आया, नेम में क्या रखा हुआ था, बिलाल मोहन, नीचे तक आया, उसे यूज़र मिला, उसने यूज़र के नेम में क्या रख दिया, अदनान खान। नीचे गया, उसे यूज़र के बजाय एम्प्लॉय मिल गया, एक ऑब्जेक्ट, उसने एम्प्लॉय के अंदर क्या रख देगा, उसने एम्प्लॉय का रख देगा। नीचे गया, उसमें जाके कुछ और चीज़ मिली, उसने उसके अंदर वो चीज़ रख दी। जितने ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे वो उसको अंदर वो चीज़ें रखता जाएगा। लेकिन ये चीज़ें इंडिविजुअल वैल्यू है इनकी, इनकी अपनी हैसियत है इस चीज़ की। ये एक अलग चीज़ बन गई है। अब नीचे जो नया ब्लॉक बनेगा वो उसकी एक अलग हैसियत है। बेसिकली अलग अलग चंक ऑफ कोड बनते जाते हैं, जो कोड होता है वो उसको यूज़ करता रहता है। ये इस तरह से है। अगर मैं इसको अब इस तरह कर दूँ, डॉलर साइन, ठीक है, हर एक का नेम भी होता है, हर इंसान की जितने फिर से आता है, हर एक इंसान का नाम भी है, उसकी एज भी है, उसका जेंडर भी है, ठीक है।
ये एक कॉमन चीज़ है। अगर मैं अब क्लास बनाऊँ, सी वाले डबल एस क्लास बनाता हूँ मैं, वो थी यूज़र की। ये बनाते हैं हम लोग, क्या हो सकता है खसूसी तो प्रॉपर्टीज के देते हैं इसको, प्यार PTI प्रॉपर्टीज को ये होते हैं PROPETY, सही है। वैसे ये नाम PRPTY देते हैं, जब आया दे देगा अपना ही नाम समझ लेगा किधर फंक्शन। हम जो फंक्शन होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं, वो वेरिएबल नहीं रखते, या वो चीज़ नहीं रखते, ये याद रखिएगा, नई फंक्शन का नाम वगैरह रखते हैं, आ जाता हम चीज़ों का। प्रॉपर्टी EXTENDS एक्सटेंड्स किसे कर रही है, यूज़र को। अब इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिट करना। हम अगर अपनी एग्जांपल ले लें तो मैं अपने अबू पर इनहेरिट करता हूँ। मेरा जो फेस स्ट्रक्चर है, मेरी जो है ना फेस स्ट्रक्चर है, वो मेरे अबू से मिलता है। सब लोग मुझे यही कहते हैं, यानी कि मैं अपने वालिद साहब से इनहेरिट कर रहा हूँ, मिलता जुलता हूँ उनसे, ठीक है। यानी कि उनका मेरा स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, बाकी मेरी अपनी पहचान है और उनकी अपनी पहचान है, ठीक है। इसी तरह अब एक्सटेंड केस किसको कर रहा है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है किसको एक्सटेंड कर रही है, यूज़र को। यूज़र में सारी चीज़ें कॉमन है, नेम, एज, जेंडर, सही है। प्रॉपर्टी क्या करेगी, प्रॉपर्टी बताएगी कि ये जो बंदा है ये है कौन, एक स्टूडेंट है, एक एम्प्लॉय है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है, इनका खुद का बिजनेस है उसका, या विला बैठा रहता है। ये अब ये चीज़ बताएगी। अब यहाँ से डिफाइन होगा। बताया था आपको, वो हम लोगों को पहले जो क्लास बताई थी, तो इसमें ये चीज़ बताई थी कि प्रॉपर्टीज हर एक की अलग अलग होती हैं। एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, एक बंदे की अलग उसकी अलग है, खसूसियात हर बंदे की अलग अलग होती हैं। लेकिन जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो आपकी हमेशा पेरेंट में रहती हैं। अब ना हर बंदे का नेम भी होगा, उसका एज भी होगा, उसका जेंडर भी होगा। तो हमें यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी थी ना, तो इसके अंदर जो कुछ पढ़ा था ना इस यूज़र क्लास के अंदर, वो अब इसके अंदर पढ़ा हुआ है। प्रॉपर्टी के अंदर, हाँ, एक प्रॉपर्टी के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है ये वाला, क्योंकि ये अब इसका पेरेंट है, ये अब इसका पेरेंट है। इसका जितना कुछ भी था वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब मैं इसे क्या करूँगा, अब मैं इसे कहूँगा एक्सटेंड हो गया ये। अब मैं यहाँ पे करता हूँ $, RELEGION, सही लिखे हैं, आई गलत है बेसिकली, ये मेरे स्पेलिंग बड़ी बुरी है, वो रोमन लैंग्वेज सारा ख़राब किया मैसेज कर कर। हमेशा शोर लिखना तो मेरे बात ख़राब ही होनी है। एक रिलीजन आ गया, वेरिएबल PUBLIC पब्लिक, ठीक हो गया। PUBLIC पब्लिक $, तो करता गया डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, ठीक है। अब ये दो चीज़ें इस यूज़र को बताएंगी कि यूज़र है क्या बेसिकली, ठीक है। अब ये दो चीज़ें बन गई। मैं यहाँ गया, PUBLIC पब्लिक FUNCTION फंक्शन अंडरस्कोर CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट, और यहाँ आया इसके अंदर नहीं, ऐसे करके ऐसे ऐसे किया। अभी क्या करेगा, छोटी लगी, अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब मैं इसे कहूँगा PARENT पेरेंट अंडरस्कोर CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट।
ये जो है यहाँ भी चलेगा, अवेलेबल है अब यहाँ कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर था ना, अब जैसे ये कॉल होगी ना ये क्लास, इसका कंस्ट्रक्टर भी चल पड़ेगा इसका। अब कंस्ट्रक्टर जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट में थी ना वो डिफ़ॉल्ट में इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसको अलग से अगर डिफ़ॉल्ट में वैल्यू देनी है तो इसको अलग से नॉट दिस हाइफन ग्रेटर देन नेम, क्या है रिलीजन है, रिलीजन पे लिखेंगे नहीं तो वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर क्या REL नेम अगर लिखें वो नेम वो रिप्लेस कर replace देगा, हो जाएगा। नेम रिप्लेस हो जाएगा। RELIGION रिलीजन इक्वल टू ISLAM इस्लाम, ठीक है। और इसी तरह दूसरा बता दें उसको, दिस हाइफन ग्रेटर देन DESIG डेजिग्नेशन से क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, डिफ़ॉल्ट पे स्टूडेंट आएंगे सारे। मैं नीचे आया, एक फंक्शन बना लेते हैं इसका जो बताएगा इसका PUBLIG पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन STUDENT स्टूडेंट, FULNF फुल इन्फो। RETURN जाना किस को, अच्छा रिटर्न क्या कर रहा है ये फिलहाल भाई ये जो ये दिस नेम ये स्टोर हो रही है क्लास में स्टोर हो रही है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को नाम नहीं देंगे तो उसके डिफ़ॉल्ट ये आ जाएंगे, अगर नीचे स्पेसिफाई कर देंगे तो वो वाले उसके डिफ़ॉल्ट होंगे। ये बेसिकली हम डिफ़ॉल्ट में देते हैं ना, अक्सर PHP की वैल्यू डिफ़ॉल्ट में असाइन कर देते हैं। हाँ जी, ये वही काम हो रहा है, कंस्ट्रक्टर हर हाल में कॉल होगा जिस तरह वो वैल्यू रेडियो बटन को। हाँ बिल्कुल। समटाइम ऐसा होता है पेज लोड हुआ, पेज लोड होते ही हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी, होती है ना, हम तो उसको ऊपर डिफाइन करते हैं अपने डेटाबेस को ताकि वो पेज लोड कनेक्ट हो। अब जब कंस्ट्रक्टर में डाल दोगे ना कॉल को क्लास कर, अब ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल क्लास होगी ना, ये वाली क्लास कॉल होगी तो कंस्ट्रक्टर चला डेटाबेस कनेक्ट, डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रख दो, डेटाबेस कनेक्ट होगी ऑटोमेटिक। इसने चलना ही चलना है, इसमें चलना ही चलना है, जैसे ही क्लास में कॉल हो गई है समझो ये चल पड़ा। ये बस तैयार बैठा होता है, मैंने कब निकलना है। ये आगे फुल इन्फो रिटर्न क्या कर रही है बेसिकली, अगर मैं इसको कहूँ रिटर्न करो $$DSIG designation and $RELIGION religion कंट्रोल है। मैं नीचे गया, ऑब्जेक्ट वाले में एक उदाहरण आप इसमें रखते हैं user_info, ठीक है। न्यू क्या नाम रखा था इसका, मैंने रखते हैं प्रॉपर्टी बनाई, अच्छा ये बनाई प्रॉपर्टी आ गई, echo $USER_IN for user info hyphen greater than FULL full नहीं फंक्शन INF full info, ठीक है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी। और अगर मैं इसे कर दूँ echo BR के साथ दिस
डॉलर साइन USER अंडरस्कोर IN info हाइफन ग्रेटर देन इतना info स्टूडेंट और इस्लाम। ठीक है, हुआ क्या? ये इक्वली हुआ, ये हुआ। हाँ, मैं तो एक ही क्यों आया? ये किसके लिए है? पहली क्लास पेरेंट क्लास जो है, दूसरी क्लास में भी इको कराया, दूसरी में भी इको हुआ। दूसरी में वो नाम नहीं दिया, अगर नाम उसका स्पेसिफाई कर दो रिप्लेस हो जाना। बिल्कुल। ये ऑब्जेक्ट किससे बना है? प्रॉपर्टी से। ये ऑब्जेक्ट किसका था? यूज़र की क्लास का। और ये फंक्शन किसमें पड़ा हुआ है? यूज़र की क्लास में। इसी तरह ये चाइल्ड जो क्लास, चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट का हर प्रॉपर्टी और हर मेथड पे पूरा हक रखती है। वो कॉल कर सकती, पेरेंट जो है वो नहीं कॉल कर सकती। पेरेंट नहीं कर सकती। अगर मैं इसको यूँ करूँ, अगर ये हमें पढ़ाया था जब। हाँ, ये चीज़ याद है वैसे। ये देखो इको, ये देगा फैटलर हाइफन ग्रेटर देन यूज़र हाइफन ग्रेटर देन FULLIN फुल इन्फो फैटल एरर। क्या है फैटल एरर? कॉल टू अनडिफाइंड मेथड यूज़र इन्फो। अब इसने एरर दे दिया मुझे इस चीज़ के ऊपर कि भाई ऐसी तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं है ऐसे करके। तो अगर जब भी इस तरह से कोई कॉल करना हो ना, तो वो आप उसको इस तरह से पेरेंट में कभी भी पेरेंट जो है वो अपने यूजर चाइल्ड को नहीं वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है फंक्शन। फंक्शन तो चाइल्ड जिसे बना है, अब उसके पेरेंट के जो है वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। अब एक किस्म का ये किंग बना हुआ है, इसमें अपनी खसूसियात भी हैं और अपने उसकी भी हैं, उसके अब्बू जी हैं। ठीक है, जिसका न्यू जनरेशन है वो हाँ लास्ट से तेज होती है, यही चक्कर है इसमें। अब यहाँ पे मैं आया PUBLIC पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर DIS DSTR यूनिवर्सिटी होता है, यही होता है सही है। ऊपर लिखा हुआ अच्छा, ये डिस्ट्रक्ट क्या करता है? मैं कहता हूँ इसको इको डायरेक्टली रिटर्न रन को नीचे कॉल भी नहीं मार रहा मैं से कहता हूँ डॉलर साइन TH दिस हाइफन ग्रेटर देन नेम, यहाँ प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ PROPTY प्रॉपर्टी नेम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये डिस्ट्रॉयड हो गया नेम क्या सब कुछ जो उसमें पढ़ा था ना क्लास के अंदर, तो सब कुछ क्या हो गया डिस्ट्रॉय। अब मैं इससे कॉल तो नहीं मारूंगा, तो खुद भी कुछ कॉल हो जाएगा क्या किसी को। चलो सिंगल कॉल भी लिख दिया यार। अभी दो मरतबा है ब्याल मुगल इज डिस्ट्रॉयड, ब्याल मुगल इज डिस्ट्रॉयड। वो 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। हाँ, वो एक बार नीचे हो रहा है और एक बार मैं ऐसे उठाऊँ शिफ्ट साफ तरह काम ऐसे करना, ये कर फिल्टर यहाँ पर बना था ब्याल मुगल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रक्टर चला, सारी मेमोरी रिलीज़ कर दी इसने। जो आउटपुट फ्रंट एंड पे है बस वही है, सिस्टम की मेमोरी जो ना वो रिजर्व करता है ना कुछ नहीं पड़ा, वो मेमोरी सारी खाली पड़ी है। जो कुछ आउटपुट है वो आउटपुट है। हालांकि देखो मैंने यहाँ पे इसको इको कराया डायरेक्टली, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ इको कराऊँ
फिर मैं नीचे जाता हूँ, इनको कहाँ कॉल हो रहा है, ये तो लेट्स वो नहीं आएगा जब तक मैं फंक्शन कॉल नहीं ना मारूंगा, उसको चलना ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसको कहूँ जाके कि ये सारी जो लेंथ थी ना, ये इसमें चला आ गई, आई कैसे आई? बेसिकली कंस्ट्रक्टर को मैंने बताया नहीं कि आपने इको करवाना है या कुछ करवाना है इसको। कंस्ट्रक्टर को पहले ही पता था कि मैं चलना ही चलना है, मेरे अंदर जो चीज़ पड़ी है वो मैंने दिखानी ही दिखानी है उन चीज़ों को, इसलिए मुझे उसमें बताया नहीं मैंने फंक्शन को। फंक्शन ने इको नहीं किया, हमेशा फंक्शन में कॉल मारनी पड़ती है, इसको नहीं कॉल मारनी पड़ती। वो चला नीचे आया, सब कुछ काम किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रक्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये फंक्शन कैसे चल गया? डिस्ट्रक्टर भी तो फंक्शन है ना, फिर इसने कॉल नहीं करनी। नहीं, क्लास में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं मारते, वो जैसे क्लास लोड होगी अपने आप चल पड़ेंगे। इसे 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 नाम कंस्ट्रक्टर रखा हुआ बेसिकली। ये कंस्ट्रक्टर है, खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट होता है, जो चीज़ें पड़ी होती है उसके अंदर उनको कंस्ट्रक्ट कर देता है। डिस्ट्रक्टर दोनों इसी तरह चलते हैं। बिल्कुल। अब कंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि डिस्ट्रक्टर नीचे आया यहाँ तक, ये जो रीड बाई लाइन पर रीड करता है ना बेसिकली PHP, वो यहाँ तक आया। अब उसे चाहिए था डिज़ाइन को, ऊपर स्टूडेंट था ना, इसको रिलीज़ कर देता, खाली कर देता। कंस्ट्रक्टर बना था ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बताया मैंने स्टूडेंट इसको रिलीज़ कर देता, यहाँ एम्प्टी आया था पर डिज़ाइन, उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब तक कि उस क्लास का सबसे आखिरी वाला ऑब्जेक्ट जो होगा ना, अगर 5000 बनाए ना, 5000 जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कॉल नहीं ना हो जाएगा, चल नहीं पड़ेगा, तब तक ये डिस्ट्रक्टर ने अपना काम नहीं करना। जो नीचे एंड में लगाते हैं फिर वो भी बेसिकली नहीं, ख़त्म वो कर चुका है। जैसे लास्ट वाला ये जो चीज़ थी ना, ये वाली सबसे आखिर में यही ऑब्जेक्ट बना था, इसी की चीज़ें बनी थी। तो यही कॉल हो गई। जब ये कॉल हो गई, आपका डिस्ट्रक्टर चल पड़ा, डिस्ट्रक्टर ने सब कुछ खत्म कर दिया उसने उस टाइम। वो तब तक नहीं चलेगा जब तक के सबसे क्लास का सबसे आखिरी ऑब्जेक्ट कॉल ना हो जाए। ये ऐसी खसूसियत है डिस्ट्रक्टर की, वो खुद ही देखता है कि कौन सा डिस्ट्रॉय क्या क्या चीज़ करेगा। डिस्ट्रॉय जो कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्ट हुई, वो फिर पेरेंट की भी कर देंगे और ये चाइल्ड की भी सब करते हैं, सब कुछ तबाह करके रखते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्टर ऊपर लगाऊंगा वो सिर्फ उस अपनी क्लास की करेगा, उसे इसको पता ही नहीं कि उसमें क्या कंस्ट्रक्ट हुआ है दूसरे वाली क्लास में। ऐसा ही है इधर डिस्ट्रॉय मीन्स के इन्हें जो आपने ये डिफ़ॉल्ट नाम दी है ये ख़त्म करते हैं, ये खत्म कर देगा। तो फिर डिस्ट्रक्टर में उसका नेम किस तरह से होगा? बिलाल होगा इधर यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हुए उसने बताया है ना, डिस्ट्रॉय करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसने ये वाला नेम डिस्ट्रॉय कर दिया है। जैसे अभी तक फंक्शन कॉल पूरा ख़त्म तो नहीं हुआ ना, ख़त्म हुआ तो वो ख़त्म हुआ उसके ऊपर। ऐसे ही होता है, जब तक पूरा फंक्शन कॉल नहीं होगा तो क्या करेगा, आधा फंक्शन तो ना वो देता, आउटपुट देता पूरा फंक्शन ब्रैकेट्स में बाहर आने तक उसने फिर बाद में रखना। हाँ, वो जब उसे पता चला मेरा ख़त्म हो गया काम तो उसने ख़त्म कर दिया सारा का सारा। ये चीज़ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो होते हैं 3 होते हैं, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड होता है। अगर मैं इस नेम को PRIVAT प्राइवेट कर दूँ तब क्या होता है? एरर आया? क्यों आया एरर? हालांकि देखिए जैसे कॉन्स्टेंट पर आया लाइन नंबर 32 पे, लाइन नंबर 32 ये वाली है। प्राइवेट भी इसी में आ जाएंगे ना, ये चाइल्ड क्लास नहीं। अब फिर आ गया, पहले मैंने इसे ख़त्म किया ना, वो प्रोजेक्ट पहले कॉल हो रहा था तो उसको पहली क्लास का है। अब दूसरी क्लास नीचे आया, दूसरी क्लास कॉल हुई, अब लाइन नंबर 25 पे एरर दिया उसने। ये चीज़ तो नहीं लगा था आपको, ये जो 25 है ना इस पर नेम कॉल हो रहा है, एरर दिया उसने। वो प्राइवेट है उसी क्लास के लिए, उसके चाइल्ड को एक्सेस नहीं है किसी भी सूरत में वो उसको एक्सेस करने अपने उस प्राइवेट फंक्शन को, प्रॉपर्टी को।
हाँ, अगर वो प्रोटेक्टेड होता तो यहाँ कॉल हो जाता। प्रोटेक्टेड वहाँ कॉल हो सकता है लेकिन बाहर नहीं हो सकता। ठीक, वो फिर चाइल्ड क्लास में हो सकता चाइल्ड क्लास में हो सकता है वो इस तरह से चलेगा। अगर मैं इसको करूँ, अब ये किया मैंने, है, फिर चेंज करके प्रोटेक्टेड है। अब मैं इसको देखो नीचे आते हैं किसी को इसे करता हूँ कॉपी, और यूज़र इनको तो पूरा वाला था ना जो एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ रखता हूँ और इसे करता हूँ यूज़र इनको कॉपी करें और कंट्रोल भी कर दें। कोई एरर नहीं आया। उसने क्या किया है, प्रोटेक्टेड उसके लिए है और इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। जो बाहर कॉल हो रहा है ना फंक्शन, उसके लिए नहीं है। अगर चाहता था वो यहाँ पे एरर देता था, ये तो प्रोटेक्टेड फंक्शन में कॉल मार रहे हो, उसने एरर नहीं दिया चीज़ का वजह। इसको आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट प्राइवेट को, हालांकि वो ऊपर प्राइवेट ही है, प्राइवेट ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब जब तक इसके अंदर था, अब मैं अगर इसको बाहर निकाल दूँ यहाँ से, गायब हो गया। ये इसकी समझ नहीं आई नहीं समझ। आई। तो इसको ही देखो, और यूजर को ये रही शुरू से लेकर ये था पहले रन, ठीक है। सिंपल प्राइवेट आया है, प्राइवेट बना दिया मैं नीचे आया प्राइवेट का, मैं बता दूँगा क्या। प्राइवेट जो होता है वो अपने सिर्फ अपने ही क्लास के अंदर अवेलेबल होता है, ना वो कॉल से बाहर होगा, ना जहाँ जो चीज़ एक्सटेंड हो रही ना वो उसमें अवेलेबल होगा, दोनों चीज़ों में नहीं होगा अवेलेबल, सिर्फ वो सिर्फ अपनी क्लास में। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उसकी क्लास के बाहर से कॉल मार रहा हूँ कि इसकी क्लास के बाहर ये से ये चीज़ भेजूँ। बेसिकली ये क्या है, ये एक यूज़र की इनपुट है। अब एक चीज़ है ही प्राइवेट, ये नाम जो है प्राइवेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़र की इनपुट ले ही नहीं सकता उसमें। यूज़र की इनपुट लेने का मतलब ये हुआ कि वो पब्लिक हो गई चीज़। अब भाई तो ये चीज़ हुई ना कि वो पब्लिक हो गई चीज़। अगर मैंने इसको प्राइवेट रखना है, यूज़र की इन्फो भी रखनी, लेकिन यूज़र की इन्फो भी लेके आनी है तो इसे प्राइवेट भी रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र की इन्फो में ये एज आ रही है ना, ये पब्लिक है, मैं डायरेक्ट से नेम डायरेक्ट के हिसाब से एज कर दूँगा। अब वो पब्लिक वाला प्राइवेट जो था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एज में वैल्यू आएगी, ऐसा ही है ना, वो उसको ये कर देगा। अब मैंने चलाया, उसमें मुझे कह दिया कि यार ये कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूज़र की जो प्रॉपर्टी जो नेम है ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में से यूज़ नहीं कर सकता बाहर। लाइन 32 पे 32 पे गया, मैंने ख़त्म कर दिया, सुना यार ना कॉल करो तो नहीं कॉल हुई वहाँ पे। मैं अब इसे बाहर से भी कॉल नहीं कर रहा, अब बाहर से नहीं भेजा मैंने इसे कुछ भी चीज़, बाहर से नहीं भेजा, इट्स मीन कि वो प्राइवेट है। इसे नहीं पता कि उसके पास ये वेरिएबल पड़ा है कि नहीं पड़ा है, वो छुपा के रखा हुआ उसने। 25 नंबर के ऊपर कह रहा है मेरे पास वेरिएबल है, मुझे नहीं पता वो क्या है, प्रॉपर्टी वर्जन है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी दे दी उसने। ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड ही होना चाहिए था इसको बेसिकली, क्योंकि वो प्राइवेट है। जब मैं यहाँ जाकर उसे बताता हूँ ये चीज़ कि यूज़र इनको मुझे नेम है ना, उसको ये वैल्यू दो, वो उसको वैल्यू दे देता है। लेकिन किसके लिए दे रहा है, बिलाल मुगल वही है, प्रोटेक्टेड था ना वो, सेम है, लेकिन प्राइवेट था, सॉरी प्राइवेट था ना, सेम है, नहीं चेंज हुआ। वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, उसकी पहुँच ही नहीं थी, लेकिन कहाँ तक पहुँच थी, प्रॉपर्टी तक। प्रॉपर्टी में जाकर उसने चेंज कर दिया उसको। यहाँ पे ये चीज़ है समझने वाली बेसिकली, कि कंस्ट्रक्टर जो उसके, अभी से कन्फ्यूजन है,
प्रॉपर्टी में जाके अगर वो प्राइवेट था तो प्रॉपर्टी में उसे किस तरह बेसिकली यहाँ तक तो उसके पास अनडिफाइंड है, उसे नहीं मिला, ऊपर कहीं भी डिफाइंड नहीं हुआ हुआ नेम। और अगर इसको यहाँ जाके देखो, ये यहाँ पे इसका मतलब मैं बताया भी कि बिलाल मुगल है, वो यहाँ आता है, देखता है प्राइवेट है, वैल्यू ये प्राइवेट इसे छुपा देता है और नीचे आकर उसे कह देता है कि यार ये प्राइवेट है, आप एक्सेस नहीं कर सकते इसको। मैं जब नीचे आता हूँ जहाँ मैंने एक्सटेंड किया हुआ है इसको, ये जब ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एक्सटेंडेड क्लास का, ठीक है, उसका उसका नेम, अब उसका नेम क्या है, अदनान है, मैं उसका नेम चेंज करके दे रहा हूँ, ये दूसरा नाम दे रहा हूँ। अरे बिलाल मुगल देखो तब भी कोई इशू नहीं आएगा मुझे, लेकिन मेमोरी की जगह जो होती है वो होती है इम्पैक्ट करती है। मेमोरी में जो उसने जगह रिजर्व की हुई थी, उस जगह के ऊपर जो उसका बाइनरी कोड था जो उसने इनकोड करके रखा होता है, बाइनरी कोड में बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज आता है ना, मशीन लैंग्वेज समझती है हमारी जो होती है। जब वो उसमें गया था तो उसने क्या देखा बेसिकली कि ये चीज़ सेम मैच करती हुई है इसके अंदर, इसी मेमोरी के ऊपर, उसने उसका एरर दे दिया। हालांकि जब ये अभी मेमोरी क्या हो गई है, चेंज हो गई है बेसिकली। अब उस मेमोरी पे क्या, दूसरी चेंज मेमोरी पे क्या पड़ा हुआ है, अदनान खान। उसने क्या किया, अदनान खान को यहाँ ला के रख दिया, यहाँ ला के वो चल पड़ा, उसे पता है अब उसे कोई इशू ही नहीं है, अब उसे उसकी मेमोरी तो यूज़ ही ना हो रही वो वाली। अगर मैं डायरेक्ट कॉल मारता हूँ उसको मतलब वो मेमोरी यूज़ कर रहा है उसकी वो वाली। अब वो पहले यहाँ तक आता है, इसके अंदर देखता है ये इनिशियलाइज हुआ है, वो नीचे जाता है, नीचे जाकर वो क्लियर करता है, फिर नीचे देखता है कि हो गया, ऊपर आके उसको शो कर देता है। लेकिन प्रोटेक्टेड जो है वो डायरेक्ट इसमें कॉल हो जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ तो प्राइवेट है ऑब्जेक्ट में, कहाँ पे, इसमें हाँ इसमें जो है प्राइवेट है, वो बाहर वो नहीं कॉल अंदर जाएगा तो पकड़ लेगा उसे कि बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है मतलब नई मेमोरी लेके आ रहा है, ये चीज़ है। बाहर से आ रहा है, एक नई मेमोरी लेके आ रहा है, अंदर जो पड़ा हुआ उस मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसी जगह पे रखा हुआ है अपनी, उसकी वैल्यू वो ये सब कुछ सेम है। लेकिन जब बाहर से कॉल होगा इट्स मीन तो चेंज है, फ़ोन पकड़ लेगा इसको, जाने नहीं देगा आगे, ये चीज़ का इसमें एरर दे देगा ये प्रॉब्लम। और अगर मैं इसी को उठाऊँ और मैं यहाँ पे यूज़र इन्फो भी नहीं बताता, नेम यहाँ भी डिफाइन नहीं करता, कंट्रोल एस कर देता हूँ इसको और इसे कर देता हूँ PROTECTED, प्रोटेक्टेड, कोई इशू नहीं है। बिलाल मुगल इसमें भी आ गया, प्रोटेक्टेड इसमें तो अवेलेबल है। अब मैं इसको अगर बाहर जाके करूँ, यूजर हाइफन ग्रेटर देन नेम इक्वल टू, इसमें अवेलेबल नहीं है, बाहर अवेलेबल कोई चक्कर नहीं है इसका। बाकी यहाँ पे इसी तरह बाकी जो प्रोसेस चल रहा है वो सब चलेगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और, हम चाहते हैं हमारी ये क्लास जो है ना, ये भी एक किस्म की प्रोटेक्टेड हो जाए। ये इसे ऐसे कर देंगे प्रोटेक्टेड, इससे प्रोटेक्टेड का क्या मुराद है क्लास का, कि ये अब आगे कहीं से इसको कोई इनहेरिट ना कर सके, चेंजिंग ना हो सके, इसमें चेंजिंग ना हो सके, इसको कोई इनहेरिट ना कर सके, इसके फंक्शन, इसके वेरिएबल, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके मेथड्स को यूज़ ना कर सके। जो इसकी है वो इसकी रहे, जिसे नहीं बनाए वो नहीं बनाए। फिर ये प्रॉपर्टी भी एक्सटेंड नहीं कर सकती, नहीं, ये एरर दे देगा आपको। क्लास प्रॉपर्टी में नोट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास। फाइनल क्लास का मतलब क्या होता है, अब ये सबसे आखिरी क्लास है, ये ना एक्सटेंड हो सकती है, हाँ ना ये कुछ हो सकता है, ये फाइनलाइज होगी, ये फाइनल होगी ये क्लास। अब हमें तो इसमें हमने काम कर रहे हैं, हमारा तो अभी पेज बना हुआ है इसका, तो एरर आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, इसलिए हम इसको फाइनल नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसी तो पता भी चाहिए कि इसमें बता दी चलते चलते रास्ते में। मैं यहाँ आया, अब
कितनी क्लासेस बनी होती हैं, बहुत ज़्यादा। नहीं पता था हम लोगों को कौन सी क्लास में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मेथड है, क्या फंक्शन है। ये तो अभी हमारे सामने 2-3 है ना, इस वजह से हमें पता है कि इसमें ये वेरिएबल ये चीज़ है। जेन फॉर एग्जाम्पल जेन फ्रेमवर्क एग्जाम ले लो, उसके अंदर इतनी वो पता नहीं कहाँ कहाँ से एक्सटेंड होकर आ रही होती क्लास। अब उसको यूज़ करने का तरीका किस तरह से होते हैं क्लासेस को बेसिकली। हमको सबसे पहले हमें क्या करना है, print_r $CLA_name इक्वल टू get_CLA_, ये get का फंक्शन होता है। गेट क्लास, ठीक है। यहाँ आया क्लास किसकी पकड़नी है, यूज़र इन्फो की, ऐसे ही है। $कंट्रोल V, अब उसने उसकी क्लास पकड़ी हुई है। हाँ, अगर मैं इसको प्रिंटर बराबर लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कंट्रोल कॉपी print_r, इसकी एरे होती है। एक प्रिंट एफ होता है, वो किसकी होता है? प्रिंट एफ भी होता है इसके अंदर, प्रिंट एफ भी होता है, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसको प्रिंट करने के लिए होता है उनके पास, यूज़ नहीं होते ये चीज़ें के लिए। एक खाली प्रिंट भी है और एक प्रिंट एफ। हाँ, प्रिंट एफ है इसके अंदर, तो इसका साथ इसमें कोई फ़र्क नहीं, उसका कोई इशू नहीं है, उसके अंदर यूज़ ही नहीं होता बेसिकली। क्या हुआ, यूज़ अनडिफाइंड फंक्शन से मेरा आएगी 43 प्रॉपर्टी, यही था क्लास का नाम इसकी। अगर मैं ऐसे कर दूँ यूज़र यूज़र ही क्लास आ गई, ये क्लास नेम पकड़ लिया हमने। क्लास नेम के अंदर अब हम यहाँ पे आए, $, इसी के अंदर ये तो फिर इको करवाने से भी आ गई, तो इसमें अरे तो आ गई। अरे नहीं आ रही इसके अंदर, लेकिन अब आगे जो आ रही है वो सारी अरे आएंगी। फाइल get underscore CLA class underscore VR sparse, या उससे बताया $CLA underscore name। हमने डायरेक्ट इसको कॉल क्यों नहीं मारी इसे करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट है, हमने बताना है कि क्लास में कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या वेरिएबल के नाम हैं, उनको यूज़ करने के लिए हम ये करते हैं क्लास गेट अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर वार्ड और क्लास का नाम। ये क्लास का नाम यहाँ पकड़ा था, गेट क्लास करके उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया, उसे क्लास का नाम दे दिया और उस क्लास का नाम यहाँ रख दिया। वो खुद ही जाएगा और ला के बताएगा। एज और जेंडर यूज़ कर रहे थे इसके अंदर हम, एज और जेंडर, ये रैंड देता हूँ। यहाँ मैं से क्या देता हूँ, गेट अंडरस्कोर OBJ ऑब्जेक्ट। ये जो जेंडर तो वो दूसरी क्लास में यूज करते हैं, प्रॉपर्टी यूजर में किया था इसमें तो वो थे। देखो ना, प्रॉपर्टी का जरूर यूजर डिज़ाइन किया था, और नेम भी किया था ना, ये नेम तो नहीं किया मैंने इसके यूज़, यूज़र के अंदर क्या था नेम, प्रोटेक्टेड है बिल्कुल इसलिए वो नहीं है। मेरे को तो मैंने कहा था वो बाहर से कॉल नहीं सकता, अगर वो बाहर से कॉल हो जाए तो यूज़र को पता चल जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें उसने यूज़ की है बेसिकली, चाइल्ड क्लास के अंदर। हाँ बेसिकली। अब गेट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर $यूज़र, अब यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है ना, अब मैंने बताया गेट ऑब्जेक्ट वार्ड्स, अब जो सेट हुआ है ना इसके अंदर,
अब वो सारी चीज़ें वेरिएबल का नाम भी आएगा और उसकी वैल्यू भी आएगी। एज 22, जेंडर मेल। रिकमेंड यही होता है कि ये वाला यूज़ करें इसकी निस्बत। पर्पस क्या है इसका? यूज़ करने का पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट तो बना लिया मगर ये नहीं पता उसको अंदर मैंने यूज़ कैसे करना है, उसको भेजना क्या क्या चीज़ें भेजनी मैंने यूज़ करने के लिए। सिंपल, उसको पहले ये भेजूँ, उसके वेरिएबल देखो कि मैंने वेरिएबल कौन से यूज़ करना है, फिर उससे कहो कॉपी, कंट्रोल V, गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर METH मेथड्स आया नहीं, इसकी ऐसे क्या यूजर आ रहा है, एक ही फंक्शन था। अब उसे कम्युनिकेट कर देते हैं। अब ये बता रहा है हमारा एक इन्फो है, एक कंस्ट्रक्टर भी चल रहा है इसके अंदर। फंक्शन जो हाँ, जो फंक्शन बड़ा हुआ था ना उसके अंदर इन्फो का, उसने बता दिया। अब इन्फो को मुझे पता है फंक्शन बना हुआ है, तो फंक्शन मैंने कॉल कैसे मारनी है और यूज़ कैसे करना है। वेरिएबल मुझे पता चल गया कि वेरिएबल कौन कौन से है इसके अंदर, ठीक है। अब ये इसके अंदर था, मैं इसको कर दूँ यूज़र अंडरस्कोर INF यूज़र लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट तो ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पे फुल इन्फो भी आया, इन्फो भी आया, पैरेंट की ही पकड़ के लाया सारे के सारे। अगर मैं इसी फंक्शन को प्राइवेट कर दूँ, अब वो फंक्शन पता नहीं कहाँ यूज़ हो रहा है मेरा। ओह, मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल मार दी है। कंस्ट्रक्टर को कॉल प्राइवेट कर दूँगा तो वो चलेगा? कंस्ट्रक्टर को अगर प्राइवेट कर दिया तो क्लास लोड नहीं होगी बाहर से, इसको करना इन्फो गायब हो जाएगी। इन्फो यूजर पे है। अब वो उसी क्लास के लिए हो गया इन्फो इसके। और ये स्ट्रक्चर का पर्पस ये है जब पूरी एंड तक चलेगा। आखिरी ऑब्जेक्ट कॉल हो उसके गया बाद वो ना, सारा जो भी डाटा वो खत्म करते हैं। वो सारा उड़ा देगा, मेमोरी सारी फ्री कर देता है। ये मेमोरी सेव करने के लिए। हाँ, मेमोरी सेव करने के लिए होता है बेसिकली। इसका पर्पज ये कंस्ट्रक्टर किया, कंस्ट्रक्टर किया इनके जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी ना, चाहिए थी, वो मैंने बना ली। अब मुझे डिस्ट्रॉय भी तो करना है, एक दफ़ा वो सारा कंपाइलर चला उसके बाद वो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया एंड पे जाकर उसको चला के सब कुछ। ये मैं बेसिकली जब मैं पढ़ता था ना, हमारा दूसरा सेमेस्टर था ना जब, तब उसमें पढ़ाया गया, ऊपर से गुजर गया था मेरे, नहीं समझ लगे ये होता क्या है, वो चलता गया सोचता क्या चीज़ है ये ब्रास। वैसे क्लास के नाम से मैं डर जाता था पहली बार, मैंने बता भी नहीं था मेरा। बेसिकली मैं डर जाता था क्लास का नाम सुन के, तो डराया था क्लास का और अरे का नाम सुन के मैं डर जाता था, ये अरे क्या चीज़ है। और अब तो अरे फिंगर टिप्स पे है बेसिकली, और ये क्लासेस भी अब इस तरह से होती हैं। तो अरे जब जॉब की तब सही तब ग्रेडिंग है। तब आई जो भी यहाँ जब बनी ना 1000 किस्म की अरे, पता नहीं किस पे पहले एक अरे आई है, उसको कन्वर्ट करके दूसरी अरे बनाना, फिर मुझे वैल्यू निकालनी है, फिर वैल्यू के साथ की भी निकालनी है, फिर उनको किसी एक अरे में रख के एक मुख्तलिफ अरे बनानी है। इतना काफ़ी है आज के इतना